स्टॉप डायरिया अभियान जल जीवन मिशन की पहल। नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालत हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पिछले कई हफ्तों से हम आपको जानकारी देते हैं उन 3 नए कवानीन से मुत्तलिक जो 3 नए कवानीन हमारे मुल्क में 1 जुलाई से नाफिज हुए। चूँकि आप जानते हैं कि मरकज़ी सरकार की तरफ से इन कवानीन से मुत्तलिक जानकारी आम करने के सिलसिले में कोशिशें जारी हैं और इसी तरह से जो हमारी यूटी सरकार है, यूटी सरकार की तरफ से भी इस सिलसिले में कोशिशें जारी है आवाम को बाखबर करने के सिलसिले में, और उसी की एक कड़ी के तहत हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम है। चूँकि आप ये भी जानते हैं कि जो हमारा पुलिस महकमा है, पुलिस महकमे ने बाज़ाब्ता अपने खुसूसी अमले को इस सिलसिले में तरबियत दी है कि किस तरह का बदलाव लाया गया है इन 3 कवानीन में। जो 3 कवानीन आज हमारे सामने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से हैं। चूँकि हमने पिछले कई शुमारों में आपको ओवरऑल ओवरव्यू दे दिया कि किस तरह से कौन से नए चेंजेस है, कौन सा नया बदलाव है, क्योंकि उसमें ख़ास हमने बात की कि इसमें जो डिले हुआ करता था केसेस में, उसमें एक ख़ास पेशरफ्त हो रही है, उसमें वो चीज़ें अब देखने को नहीं मिलेगी। आज हम बात करना चाहेंगे विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच से मुत्तलिक। आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे पास ये 3 नए कवानीन हैं, इसमें कौन कौन सी नई चीज़ें लाई गई हैं अगर हम जहन में रखेंगे विक्टिम्स को, अगर हम विटनेसेस को जहन में रखेंगे। वेलकम करते हैं हमारे शो में जनाब डार रशीद साहब, जो सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर हैं जम्मू कश्मीर प्रोसिक्यूशन सर्विस से हैं। आपका वेलकम है हमारे शो में। थैंक यू। इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं यह एडवोकेट शेख उमर साहब, जो सीनियर एडवोकेट हैं और नामवर माहिर कानून हैं। शेख साहब, आपका वेलकम है हमारे शो। थैंक यू सर। जनाब डार रशीद साहब, चूँकि हमने ओवरऑल थोड़ा सा बता दिया इन 3 कवानीन से मुत्तलिक भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से मुत्तलिक, चूँकि हमने बात की इससे पहले कई शुमारों में, कई प्रोग्राम्स में हमने बात की, आज हम थोड़ा बात करना चाहेंगे कि जो विक्टिम सेंट्रिक विटनेस अप्रोच है उससे मुत्तलिक। आगाज़ में ये जानना चाहेंगे कि कहीं पे अगर कहीं लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, जो इंजरी होती है, उसमें हॉस्पिटल्स का भी एक ख़ास अमल दखल है कि सबसे पहले जो उस वक्त विक्टिम होता है उसे हॉस्पिटल में लिया जाता है। तो क्या हमारे जो ये नए कवानीन है, क्या हॉस्पिटल्स पे कुछ खास जिम्मेदारी रखी गई है, क्या कुछ चेंज लाई गई है? आगाज कीजिए। बेसिकली हॉस्पिटल्स का रोल, जो हमारे अस्पतालों का रोल है, ये जब 2013 में निर्भया कांड हो गया, वहाँ पे एक वो फिजियोथेरापिस्ट हमारी लड़की थी, तो जब उसके साथ रेप हुआ तो उसके बाद क्रिमिनल लॉज रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, वो उनमें थोड़ा चेंज, तरमीम आ गई और उसी केस की रूह से फिर हमारे जो नए लॉज बन गए, इसमें अब एक एक्सप्लिसिट प्रोविज़न रखा गया, जिस प्रोविज़न का इजहार यूँ है कि जो भी अस्पताल हो, जो भी शफाखाना, चाहे वो सरकारी शफाखाना हो या चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाती हो, तो उस हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है कि जब भी विक्टिम, जो भी पीड़ित होगा, चाहे पॉक्सो केस का विक्टिम होगा, कोई बच्चा जिसके साथ शदीद सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गई होगी, या अगर कोई रेप विक्टिम होगा, या अगर कोई एसिड अटैक का विक्टिम होगा। इससे पहले क्या होता था कि हॉस्पिटल वाले इनकार करते थे, या तो उनकी बिल ज़्यादा आती थी, या तो वो इनकार करते थे कि ये मेडिको लीगल केस है, पहले पुलिस आएगी, रिपोर्ट करेगी, या वो इनकार करते थे कि इसके लवाहकीन, इसके घर के अफराद में से कोई शख्स आए, पहले रिपोर्ट करे एंड ही शुड गिव अस कंसेंट कि इसका इलाज हो कि ना हो। लेकिन इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देयर इज अ क्लियर प्रोविजन कि अब अस्पताल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि सिर्फ इलाज करना है, अस्पताल को अब फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करना है। और अस्पताल की एक और जिम्मेदारी ये भी है फयाज साहब
कि अस्पताल को अब नाउ दे हैव टू रिपोर्ट द केस टू द पुलिस। उनको पुलिस को इन्फॉर्म भी करना है कि ऐसे हमारे पास एक केस आया है, तब तक इलाज करते रहना। अच्छा, ऐसा ना हो कि पुराने कानून में हम देखते थे कि वहाँ पुलिस आती थी, फिर वो वहाँ पे मौजूद रहते थे, फिर वो उनसे रिपोर्ट तलब करते थे। अब ऐसा है कि पाबंद बनाया गया है हॉस्पिटल्स को ही कि हॉस्पिटल्स को अब रिपोर्ट करना है वहाँ पे। हॉस्पिटल्स को जब भी उनके पास कोई भी शख्स आता है, कोई भी विक्टिम आता है, या ये मैंने तीनों केसेस जो कहे, आई विल रिपीट, पॉक्सो, रेप या एसिड अटैक का केस, तो अस्पताल की जिम्मेदारी है फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज। नाउ दे हैव टू रिपोर्ट इट टू पुलिस ऑल्सो। जब तक पुलिस आएगी उनको वेट नहीं करना है, दे हैव टू कॉल पुलिस। जी, उनको पुलिस को लाना होगा। जी उमर साहब, चूंकि जिस तरह से अभी डा रशीद साहब ने जिस तरह से बता दिया, क्योंकि हॉस्पिटल्स के बाद हम दूसरे एक मुद्दे पे आएंगे, दूसरी बात करेंगे, इस सिलसिले में आप कुछ ऐड तो नहीं करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, इसमें क्या है कि इसको बड़ा विटनेस और विक्टिम के रिलेटेड बहुत ही उनके फेवरेबल में बहुत सारी चेंजेस लाई गई है। पहले जैसे हम लेते थे कि विक्टिम्स और विक्टिमाइज्ड होता था, जब भी उसको हॉस्पिटल जाना था या रिपोर्ट करनी थी पुलिस को रिगार्डिंग के उसके अगेंस्ट जो भी क्राइम हुए हैं, तो वो ज़्यादा विक्टिमाइज्ड होता था, उसको बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ती थी। पहले अगर वो हॉस्पिटल जाता था, कोई गहरा जख्म हो या कोई ऐसी इंजरी हो, तो उसके लिए उसको पहले पुलिस का वेट करना पड़ता था, जैसे हॉस्पिटल वाले डिनाई करते थे। तो जब तक पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया जाता था, पुलिस वाले वहाँ तक वाकई वहाँ पे हॉस्पिटल में रिपोर्ट नहीं करते थे, तब तक डॉक्टर्स थोड़ा हिचकिचाते थे। बट नाउ एज पर दीज एक्ट्स, जो भी ये कानून है, नए कानून, तो उसके हिसाब से अगर विक्टिम अप्रोच करता है डायरेक्टली टू द हॉस्पिटल के, उसके पास उतना टाइम नहीं है, उतना वक्त नहीं है कि वो पहले पुलिस के पास जाए, फिर जाके वो वहां पे रिपोर्ट लिखवा के फिर हॉस्पिटल पुलिस उसके साथ कंपनी करके उसको हॉस्पिटल ले जाए। ही कैन गो डायरेक्टली टू द हॉस्पिटल नाउ, और हॉस्पिटल में पहले उसका इलाज होगा। जैसे आपने बहुत ही फिल्मी हमारे इनमें रहा जाता था कि आप पहले इसको इलाज करोगे कि पहले आप पुलिस का वेट करोगे जब तक विक्टिम मर जाता था या उसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन होती थी। ऐसा नहीं है अब जब तक उनको पहले इलाज भी करना है, दे कैन रिपोर्ट टू द पुलिस ऑल्सो, दे कैन कॉल टू द पुलिस, मीनवाइल वो विक्टिम का इलाज कर सकते थे। विक्टिम का पहले देख लेते हैं, उनकी जिंदगी बच जाए, उसके साथ जो जरूरी इलाजात है, जो इमरजेंसी वो है, वो पहले पूरे कर। जी, हम आना चाहेंगे आपके पास एडवोकेट शेख डा रशीद साहब। जिस तरह से अभी हमने बात की इस सिलसिले, हमारे पास ऐसी भी प्रॉब्लम्स है जिनको हम फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स के नाम से जानते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें किस तरह से उस चीज़ को एड्रेस किया गया है? फयाज साहब, जहाँ तक फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स की बात है, देयर आर थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल सॉवरेंटी, नेशनल यूनिटी। तो बिफोर बीएनएसएस में एक प्रोविजन है 356, एंड वी हैव आल्सो वन प्रोविजन इन भारतीय न्याय संहिता अबाउट फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स। जी, तो एक कॉन्सेप्ट लाया गया है ट्रायल इन एब्सेंशिया। ये एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है फयाज साहब। इससे पहले क्या होता था, जो भी फ्यूजिटिव क्रिमिनल होता था वो आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया बैठ के कॉन्स्पिरेसीज हैच करता था, और उन कॉन्स्पिरेसीज की मदद से वो कमीशन ऑफ क्राइम यहाँ करवाता था। सो हमारे कानून में, हमारे कवानीन, जो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था हमारा, जो भी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस था, उसमें चाहे हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो या इंडियन पेनल कोड, इंडियन आईपीसी, तो इंडियन पेनल, उनमें कोई देयर वाज नो एक्सप्रेस प्रोविजन। जो समाज बदलते रहते हैं, समाज डायनेमिक है, लोगों का उठना बैठना, दिस कीप्स ऑन चेंजिंग। लेकिन हमारे कवानीन 1860 के थे, 1872 के थे, वो अंग्रेजों ने बनाए थे, अपने इंटेंशन के हिसाब से बनाए थे, अपनी प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटीज के हिसाब से बनाए थे। हम कहते हैं कि उनका वेल्थ ड्रेन, उनका लूट ऑफ ट्रेजर करना था यहाँ पे, तो द लॉज वेर इन नेक्सस विद दैट थिंग। तो लेकिन जब ये कवानीन आ गए, उन लॉज में हमारा ये फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स के रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं था, ट्रायल इन एब्सेंशिया के रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन जब भारतीय नागरिक संहिता, सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता आया, इन दोनों में प्रोविजन रखा गया ट्रायल इन एब्सेंशिया के लिए। यानी कि अगर कोई शख्स जो कोई भी कॉन्स्पिरेसी हैच करता है दुबई में बैठ के या किसी और मुल्क में बैठ के बियॉन्ड टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो उसके खिलाफ अब इंक्वायरी होगी। इंडिया में 3 लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। इंक्वायरी भी होगी फयाज साहब, और ट्रायल भी होगी, इन्वेस्टिगेशन भी होगी, ट्रायल भी होगी। इससे पहले क्या होता था, सेक्शन 512 और सेक्शन 299 की रूल से, जो हमारी पुरानी सीआरपीसी थी। और एक दिलचस्प बात बताऊंगा, अब हमारी पुलिस को, हमारे डिफेंस लॉयर्स को, हमारी प्रोसिक्यूशन को, दे हैव टू डील विद 3 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स। एक तो पुराना है
जी। हमारा जम्मू कश्मीर का पुराना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 2019 के पहले से केसेस जेर समात है हमारी अदालतों बिल्कुल में, बिल्कुल बिल्कुल। और 2019 के बाद ये बहुत बड़ा चैलेंज है उन सारे प्रोफेशनल्स के लिए जो कानून से लेके जो ट्रायल से इन्वेस्टिगेशन से के साथ जो मुनासिब जो इसके साथ रिलेटेड है। तो 2019 के बाद नई सेंट्रल सीआरपीसी उन ऑफेंसेस के लिए जो 2019 से 1 जुलाई तक सरजद किए हैं मुजरिमों ने, और जो 2024 1 जुलाई के बाद उनके लिए हमारा तीसरा प्रोसीजर है BNSS। सो वी हैव टू गो अहेड विद 3 प्रोसीजर एट द सेम टाइम। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नहीं, आई विल कम बैक टू द ट्रायल इन एब्सेंशिया। तो पहले क्या होता था, जो हमारा पुराना था CRPC 512 एक सेक्शन था, फिर सेंट्रल CRPC 299 था, इसी तरह से नया BNSS इसमें है सेक्शन 356। तो पुरानी CRPCs में ऐसा होता था कि इस फजिटिव क्रिमिनल को कोई सजा नहीं होती थी, जज के पास हम चार्जशीट पेश करते थे, और यूजुअली रूटीन में वो कंसाइन टू रिकॉर्ड्स होती थी, वो फाइल्स वो दाखिले दफ्तर होती थी, और वो तब कहा जाता था कि जब मुजरिम हिंदुस्तान में आएगा, जब वो हमारी जुरिस्डिक्शन में आएगा, उसको पकड़ के हम उसकी ट्रायल करेंगे। नाउ द कंसेप्ट इज टोटली डिफरेंट इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब हमारे पुलिस ऑफिसर के पास ही विल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट एनी हिंड्रेंस, और इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके वो एक चार्जशीट की शक्ल देगा अपनी इन्वेस्टिगेशन को, वो उसको अदालत के सामने पेश करेगा। अब अदालत के सामने सिर्फ फाइल जाएगी और मुल्जिम है ही नहीं, वो तो बाहर दुबई में या किसी और कंट्री में बैठा हुआ है। अब हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जज साहब को फाइल देके नाउ जज विल स्टार्ट ट्रायल ऑफ द केस। जब जज स्टार्ट करेंगे, उसको सुनेंगे जज हजरात, तो जज साहिबान उसमें 90 दिन का टाइम है, 90 दिन के बाद वो इफेक्टिव कार्रवाई करेंगे। तब तक वो 2 बार इसके खिलाफ एक वारंट इजरा करेंगे, और दोनों वारंट्स के दरमियान 30 दिन का फासला रहेगा, पहली वारंट और दूसरी वारंट के दरमियान। और फयाज साहब, उसके बाद ऐसा होगा, जब वारंट भी इजरा होगी, वो नेशनल न्यूज़पेपर में शाया हो जाएगी, उसका पब्लिकेशन, या तो किसी लोकल अखबार में भी शाया करना है उनको, और उनको ड्रम बीटिंग भी करनी है, और पुलिस स्टेशन में अपनी दीवार पे भी लगाना है। और उसके बाद जो इस फजिटिव क्रिमिनल का कोई दोस्त होगा या रिलेटिव होगा कश्मीर में या इंडिया में, उसको कोर्ट में जज साहब बुलाएंगे और उसको कहेंगे कि ऐसे ये फजिटिव क्रिमिनल है, ये हिंदुस्तान नहीं आता है, इसका कोई अता पता नहीं है। नाउ सिंस ही वाज योर फ्रेंड और नेक्स्ट ऑफ योर किन, तो उसके खिलाफ हम अब ट्रायल स्टार्ट कर रहे हैं। तो बाज़ाब्ता ट्रायल स्टार्ट होगी। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि उसको हमारी सरकार, जो भारत सरकार है, वो उसको एक वकील भी फराहम यहां से करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ देयर विल बी जज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द चार्ज शीट एंड द लॉयर विच विल बी प्रोवाइडेड टू द फजिटिव क्रिमिनल बाय स्टेट। और फिर अच्छे से ट्रायल चलेगी, ट्रायल का कंक्लूजन होगा और उसको कन्विक्शन भी हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब हमारी कंट्री के खिलाफ, हमारे बच्चों के खिलाफ या हमारी रियासत के खिलाफ कोई मुल्क के बाहर बैठ के कॉन्फ्रेंसी नहीं कर सकता है। अब बाज़ाब्ता सजा होगी। और इसमें ट्रायल इन एब्सेंशिया में एक और दिलचस्प बात यह है कि अब उनकी प्रॉपर्टीज अटैच होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की कॉन्स्पिरेसी से बॉम्ब ब्लास्ट होता है श्रीनगर शहर में, और श्रीनगर शहर में बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से छोटे बच्चे मरते हैं या कोई और शख्स का इंतकाल होता है, तो उस फिजिटिव क्रिमिनल जो इस केस में एक्यूज्ड होगा, वो पाकिस्तान या दुबई या किसी और कंट्री में बैठा हुआ है ना, उसकी जो प्रॉपर्टीज यहाँ होगी वो प्रॉपर्टीज अटैच की जाएंगी और उनको नीलाम करके उनमें से कंपनसेट किया जाएगा जो पीड़ित लोग होंगे, जो विक्टिम्स होंगे। तो बहुत सारी दिलचस्प चीजें इन कवानीन में है जिनसे बहुत सारे फवायद मिल सकते हैं लोगों को। डार रशीद साहब, बिल्कुल तफसील से आपने समझाया। शेख उमर साहब ये बताइए कि अगर हम बात करना चाहेंगे अब जो प्ली बार्गेनिंग है, इसमें आप बताइए कि इसमें 290 जो हमारे पास सेक्शन है, तो किस तरह की मॉडिफिकेशंस उसमें देखी जाती है? देखिए, प्ली बार्गेनिंग, पहले मैं बता दूं अपने नाजरीन को कि प्ली बार्गेनिंग होती क्या है। प्ली बार्गेनिंग जो होती है, ये एक आप कोर्ट को अगर कोई मतलब देयर इज अ डिफरेंस कि आप प्ली बार्गेनिंग के लिए कब एप्लीकेशन कर सकते हैं या कोर्ट के पास जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि ऑफेंस किस नेचर का है। अगर ये मेजर ऑफेंस है और जिसकी पनिशमेंट जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या उसको फांसी की सजा, ये या तो मतलब कैपिटल पनिशमेंट, या तो फिर 7 साल से ज्यादा, उसके लिए यू कांट गो फॉर द प्ली बार्गेनिंग। अब प्ली बार्गेनिंग के लिए क्या रखा गया है कि
अगर किसी क्रिमिनल के खिलाफ एक छोटे से ऑफेंसेस है, कुछ छोटे छोटे ऑफेंसेस है, और एक क्रिमिनल, जैसे कहते हैं कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, या मतलब कभी कभी क्या होता है कि एक सजा किसी ऑफेंस में कुछ महीने की सजा होती है या 1 साल की सजा होती है, क्योंकि जराइम कुछ छोटा होता है, लेकिन उसकी ट्रायल कुछ 3-4 साल तक चलती है, 5 साल भी चली जाती थी। तो उस क्रिमिनल को हमेशा कोर्ट के सामने हाजिर होना पड़ता था। तो वो उसके लिए भी एक सजा थी, क्योंकि उसको बाकी के काम छोड़ के उसने एक ऐसा मतलब मे बी एक्सीडेंटल कुछ हुआ होगा, या उसके लिए उसको डबल सजा मिलती थी कोर्ट के सामने आना। इसलिए प्ली बार्गेनिंग में आप बता सकते हैं कि हाँ, एक छोटा सा जुर्म है तो आप कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं कोर्ट के सामने, जी हाँ, वो एक कन्फेशन टाइप का होता है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब आप इसमें जैसे सजा दी गई है एज पर द एक्ट, जो हमारे नए कानून है, इसमें सजा इतनी है, तो अगर आप प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन करते हैं विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, तो आप उसमें सजा कम मिल सकती है आपको। और इसके लिए टाइम लिमिट है कि जब आपका चार्ज फ्रेम हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट फाइल करती है कोर्ट में, जब वो इन्वेस्टिगेशन जब चालान पेश हो जाता है, उसके बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाती है। ट्रायल के बीच में चार्ज फ्रेम हो जाता है अगेंस्ट द क्रिमिनल, तो चार्ज के बाद सिर्फ 30 डेज का टाइम होता है फॉर आस्किंग फॉर द प्ली बार्गेनिंग। आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, जी मेरे से हो गई है गलती बट अनजाने में हुई है, या ऐसा कोई मतलब उस टाइम पे सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे थे और इसकी सजा इतनी है, अगर आप मुझे इसकी सजा थोड़ी कम करके, मैं मतलब कन्फेस करता हूं कि हाँ मुझसे हुई है ये गलती, इसलिए उसके बाद ट्रायल में जाने की जरूरत नहीं है, उसमें विटनेसेस बुलाने की जरूरत नहीं है, उसमें डिफेंस लॉयर, उसमें जितने भी प्रोसीजर एज पर प्रोसीजर जो हमारा नया कानून है भारतीय ये नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके हिसाब से जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं करना है। अगर आप खुद ही कन्फेस करते हैं बिफोर द कोर्ट, फाइल एक एप्लीकेशन करते हैं कि देखिए इसकी सजा इतनी है, तो अगर कोर्ट थोड़ी सी रियायत करके इसकी सजा थोड़ी कम कर देते हैं। इसमें हम तफसील में जानना चाहेंगे कि ये कहां कहां पे प्ली बार्गेनिंग हो सकती है, कहां नहीं हो सकती है, कहां हो सकती है। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बोला कि ये जो मेजर ऑफेंसेस होते हैं, जैसे मर्डर हुआ है, जैसे जिसकी जो भी कोई, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूट गए हैं, जैसे क्राइम्स जो जराइम होते हैं, उनकी सजा उनके मतलब नेचर के हिसाब से इसमें दी गई है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई किसी ने किसी को मार डाला, मर्डर है, तो उसकी सजा डिपेंड करता है कि अगर ये मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस है, एक मर्डर एक विद इंटेंशन, और इसमें कोई भी इंसाफ नहीं है, आपने बड़ी बेरहमी के साथ उस इंसान को मारा है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आपको पेनल्टी, डेथ पेनल्टी हो सकती है। तो वैसे अगर मर्डर है, वो अनजाने में हुआ है, उसकी सजा डिपेंड करता है 14 इयर्स या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 7 साल से ऊपर। जितने भी मैंने पहले ही बोला कि ये जराइम उनके नेचर के हिसाब से उनकी सजा दी गई है। तो जो भी क्राइम्स हैं जो 7 इयर्स के, जिनकी सजा 7 साल के ऊपर है, उनमें प्ली बार्गेनिंग के लिए आप नहीं जा सकते, यू कैन गो फॉर दैट। डायर रशीद साहब, एक इंटरेस्टिंग सवाल है जी, वो ये है कि कहीं कहीं पे हमने देखा कि कुछ लोग आदी होते हैं क्राइम्स के। जी जी, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो एक दफा उन्होंने क्राइम किया फिर उनको अफसोस होता है कि अपने क्राइम पे, नहीं, ऐसा नहीं है। अब एक इलाके में एक वाकया हमने एक दिन सुना, ऐसा आया कि एक फैमिली थी, उसमें से कोई ऐसा पर्सन था, वो बिल्कुल वहाँ पे उनका माहौल ही ऐसा लड़ाइयों का था, झगड़ों का था, फिर किसी और हमसाया के साथ लड़ाई हो गई, उनके साथ कोई फसाद हो गया, फिर वहाँ से वापस आ गया। अब उसको समझा रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, फसाद नहीं करना चाहिए। अब वो बंदा वहाँ से एक डायरी निकाल रहा है जेब से, बोल रहा है 28 दिन के लिए बाज़ाब्ता डेट जो है वो कोर्ट की तरफ से मुझे है, इसमें एक डेट कम है, मतलब 30वां दिन ये नहीं, इसमें ये डाल दीजिए, मैं तैयार हूँ। यानी बंदा ऐसा है कि जो बिल्कुल पूरे महीने के लिए इसी काम के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहां से कोई ऐसा है जिसको पहली दफा जो क्राइम करता है, जो फर्स्ट टाइम ये ऑफेंडर, क्या इसमें कुछ ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन है? अगर हम देखेंगे 293 के हिसाब से जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं और जो आदी हैं, क्या कुछ इसमें कुछ रखा गया है, कोई नई चीज? फयाज साहब देखिए, क्रिमिनोलॉजी में जहां हम बात करते हैं रेसिडिविस्ट्स की, हैबिचुअल ऑफेंडर्स की, देयर इज अ क्लास ऑफ ऑफेंडर्स जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आज भी क्राइम करेंगे, कल भी। मैं किसी दोस्त के साथ अभी बात कर रहा था, तो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जम्मू कश्मीर में हर एक कोर्ट में डिलेड जस्टिस की जो बात हम कर रहे थे,
डिलेड जस्ट का ये भी एक रीज़न है. फॉर एवरी 10 लाख ऑफ पॉपुलेशन यू हैव 16 जजेस इन इंडिया. एंड इन यूरोप, इन civilized countries, you will find there are 80 judges for every 10 lakh of population. जो ये डिले हो रहा है जस्टिस, ये बेसिकली इसकी बहुत सारी वजूहात है. और जैसे ये लोग हैं रेसिडिविस्ट की जो हम बात करते हैं, तो हम बोल रहे थे एक डिले क्यों होता है. एक ये भी रीजन है कि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है कोर्ट्स में, बिल्कुल 5000 6000. लेकिन जब मैंने परसों सुना कि इलाहाबाद के मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स में 70,000 केसेस है एक मैजिस्ट्रेट के पास, तो इंसाफ कहां से मिलेगा. नहीं 70,000. और मैंने ये भी देखा कि जब वी वर डिस्कसिंग अबाउट क्रिमिनल्स, तो यूपी में आप ऐसे क्रिमिनल्स देखोगे जो एक एक बंदे को 200 एफआईआर है, 250 एफआईआर है, 150 एफआईआर है. कोई फर्क नहीं पड़ता है रेसिडिविस्ट्स को. तो रेसिडिविस्ट्स जब आप देखेंगे, अगर आप एनडीपीएस एक्ट में भी देखेंगे, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट में, उसमें भी रिपीटेड ऑफेंडर्स के लिए ज्यादा सजा है. उसमें इवन डेथ पेनल्टी भी है लोगों के लिए अगर वो ज्यादा उनकी तरफ से खतरा है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट रेसिडिविस्ट्स, जब हम हैबिचुअल ऑफेंडर्स की बात करते हैं, हर एक कानून ये बताता है कि इनको सख्त से सख्त सजा दे दो, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक पीस, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर. तो जहां आप कह रहे हैं कि कोई इंसान जो है उससे पहली बार खता हो गई, तो ही इज अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, उसके साथ our criminal justice system says that we have to adopt the policy of reformation and rehabilitation. और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, जिस दफा की आप बात कर रहे हो, दफा 293, उसमें जो मिनिमम पुनिशमेंट है ऑफेंस के लिए, 293, उसमें से भी 1/4 या 1/6 पुनिशमेंट देना है हमें अब इस फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को, कीपिंग इन व्यू जो ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ था, दैट वाज आई फॉर एन आई. अगर कोई आप चलते थे किसी टेरिटरी में, आपको पत्थर लगता था, आपको चोट आती थी आपके पैर को चलते चलते पत्थर से, बादशाह का हुक्म होता था कि ये पत्थर बहुत मनहूस पत्थर है, इसको बदला ले लो, इसको आप ज्यूरिसडिक्शन से बाहर कर दो. सो देयर वाज ए कॉन्सेप्ट ऑफ डेटरेंस. लेकिन अब जो हमारी सरकार है, हमारी पार्लियामेंट है, या हमारा जुडिशियल सिस्टम है, इवन आवर पुलिस सिस्टम, वी ऑल बिलीव एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, बिकॉज एवरीवन, बी एन पुलिस ऑफिसर, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, या हमारा पार्लियामेंटेरियन है, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, एक ही सोसाइटी से आते हैं. तो नाउ वी हैव टू अडॉप्ट रिफॉर्मेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव पॉलिसी. जिस तरह से आपने रिहेबिलिटेशन की बात की, इनको बहुत कम सजा मिलेगी जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स होंगे. जैसा आपने प्ली बार्गेनिंग की बात अभी की, तो ये प्ली बार्गेनिंग भी कर सकते हैं. लेकिन पहले बहुत शातिर होते थे क्रिमिनल, वो पहले ट्रायल कराते थे, कोर्ट का टाइम, सरकार का टाइम, प्रोसिक्यूटर का टाइम, डिफेंस लॉयर का टाइम, फिर उनको लास्ट पे अगर लगता था कि नाउ वी आर गेटिंग कॉन्विक्टेड, तो वो प्ली बार्गेनिंग देते लिए. लेकिन अब यहां सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है प्ली बार्गेनिंग का. नाउ यू हैव टू मूव एप्लीकेशन विद इन 30 डेज ओनली आफ्टर चार्ज. जब आपका चार्ज लग गया 30 दिन में ही आपको एप्लीकेशन देनी है. आप सरकार के 10 साल जाया नहीं कर सकते, हमारे जज साहब के 10 साल, प्रोसिक्यूटर के, डिफेंस के, एंड दैट एप्लीकेशन हैज टू बी डिसाइडेड विद इन 60 डेज. 60 दिन में वो उस दरखास्त का फैसला करना है जज को. और एक इंटरेस्टिंग बात उसमें ये भी है, प्ली बार्गेनिंग में अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी, ही विल बी ऑल्सो हैविंग रोल इन प्ली बार्गेनिंग. और उसमें विक्टिम भी होगा, उसमें डिफेंस लॉयर भी होगा, उसमें प्रोसिक्यूटर भी होगा. तो वो एक कॉन्सेंसस बनाएंगे, वो एक रीच आउट करेंगे, एक आइडिया पे आ जाएंगे, और वो आइडिया दे विल पुट इट फोर्थ बिफोर द जज, एंड देन इट विल बी प्रोगेटिव ऑफ द जज टू डिसाइड ऑन द मैटर. जी शेख साहब, ये बताइए कि जैसे इस तरह से अभी आपने सुना, जिस तरह से डॉ रशीद साहब ने बिल्कुल तफसीलन बता दिया, ये बात हमारे सामने आ गई कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं, उनके लिए कोई ऐसा है, लेकिन इस चीज को जहन में रखते हुए कि समाज जो है, समाज की बेहबूदी के हवाले से, यानी अगर कोई आदी है उसके लिए सख्त सजा है, क्योंकि उसे कोशिश है रोकने की. अगर फर्स्ट टाइम कोई है उसके लिए ये मौका भी है कि रुक जाए, इस तरह से समाज सुधर जाए. क्या वाकई तौर जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, हम कहते हैं ये कानून, ये नाम ही कैची है, ये नाम ही खुद बोल रहा है, क्या आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसे आपने बिल्कुल लास्ट में कहा कि ये नाम ही काफी है, मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूं पहले कि हम पहले नाम देखते हैं कि जैसे पहले हमारे जो यहां पे कवानीन थे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कि क्रिमिनल का प्रोसीजर कैसे जाएगा, वो ऐसे उस कोड में ही रखा गया था. बट अब जो इसका नाम है, दैट इज द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. इसका मतलब क्या है? भारतीय मतलब हमारा देश, भारत देश.
नागरिक मीन्स जो सिटीजन इस कंट्री का है, एंड सुरक्षा दैट मीन्स प्रोटेक्शन। सो ये नाम में ही, अगर आप एक्ट में ही जाएंगे, इसके इस कानून के नाम में ही जाएंगे, तो इट्स विद रिगार्ड टू कि एक नागरिक की, सिटीजन की सुरक्षा के रिलेटेड ये कानून है। अदरवाइज इससे पहले इट वाज नथिंग वाज देयर विद रिगार्ड टू द सुरक्षा और प्रोटेक्शन ऑफ ए सिटीजन। वो ऐसा कोई वर्ड ही नहीं था, एंड इट वाज विद रिगार्ड टू द ओनली, अगर आप देखेंगे क्रिमिनल में कैसा चला जाए और कैसे इसका प्रोसीजर चला जाए। अब इसमें मतलब स्पेसिफिकली इट्स विद रिगार्ड टू द, इट्स मतलब गिव्स इंडिकेशन विद पॉजिटिव इंडिकेशन दैट इट्स विद रिगार्ड टू द प्रोटेक्शन ऑफ एक नागरिक की प्रोटेक्शन कैसे हो सकती है, वैसा एक कोड कि कैसे अगर कोई मतलब बेचारा जो कि कहते हैं कि मतलब मुल्जिम नहीं है, कभी कभी एक गलत इंसान भी, उसको भी मुल्जिम का रंग दिया जा सकता है, तो वो भी विक्टिम वहां बन जाता है, वो भी विक्टिम बन जाता है। अदरवाइज आपने देखे होंगे कि कितने फॉल्स कंप्लेंट्स फाइल हो जाती है, कितने मतलब लोगों को गलत तरीके से फंसाया जा सकता है। सो इसमें जब ये प्रोसीजर की चेंज की गई है, इट इज विद रिगार्ड टू द प्रोटेक्शन, इट इज विद रिगार्ड टू द, ज्यादा ध्यान दिया गया है कि एक मासूम जिसने वो जुर्म किया नहीं है, उसको कैसे इससे निकाला जाए, उसके लिए मतलब कुछ चेंजेस लाई गई है प्रोसीजर में। पहले प्रोसीजर एक था, वो जनरल प्रोसीजर था, उस प्रोसीजर के हिसाब से मतलब एक बेचारा मासूम, उसके लिए कोई जगह ही नहीं थी, एक बचने का कोई तरीका ही नहीं था। बट इस कानून के हिसाब से प्रोटेक्शन। अब जब आपने बोला कि फर्स्ट ऑफेंडर जैसे होगा, मतलब किसी से अनजाने में कोई क्राइम हुआ है, तो इट डिपेंड्स, मैंने कहा है कि ये कानून बिल्कुल एक कोर्ट को इतनी मतलब ये देता है कि आप किस हिसाब से सजा दें। अगर आपको पता है कि फर्स्ट, अगर आप देखे जाए एज ए लॉयर, मैं बोलता हूं कि जब भी कोई क्रिमिनल या किसी को डिफेंस में हम आ जाते हैं, फर्स्ट हम ज्यादा प्रेफरेंस इसी पे देते हैं टू पुट इट बिफोर द कोर्ट दैट ही इज द फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट एफआईआर, फर्स्ट दिस क्रिमिनल एक्ट विच हैज बीन लेवल्ड अगेंस्ट माय दिस क्लाइंट, इसके खिलाफ ये पहला कोई जुर्म है, ताकि इससे कंसेप्ट दिमाग में जज में आ जाता है कि नहीं, ये इसको ज्यादा से ज्यादा तरजीह रिफॉर्मेटिव की तरफ, ताकि अगर हम इसको सजा ज्यादा दे जाए, इसको जेल में ना रखे, तो ये मत वो ऑफेंडर बन जाएगा, वहां पे उनके साथ रह के और ज्यादा क्रिमिनल बन जाए, उसका मेंटालिटी वैसे हो जाए। सो हमेशा कोर्ट की तरजीह, जज साहब की तरजीह रहती है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, उसको कम से कम जितना हो सके, उसको कम से कम उसका नजरिया देखा जाए कि ये ऑफेंस कैसे हुआ है, किस हिसाब से इसने किया है, ये जराइम कैसे हुआ है, इसके इंटेंशन, इसका एक्टिव मेंसरिया क्या था, इसका ये तो उस हिसाब से उसमें सजा। एडवोकेट शेख उमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को अपना कीमती वक्त दे दिया। जनाब डार रशीद साहब, चूंकि इसके बगैर भी हमारे पास 18A, 8 और भी कुछ ऐसे सेक्शंस थे, लेकिन नहीं बात हो पाई आज के प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को अपना कीमती वक्त दे दिया। आपको दोबारा हम मद्दू करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आधे घंटे से देखा, आपने हमें सुना। ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये इन्फॉर्मेशन अपने पास रखिएगा, कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी तो इससे आप काम ले सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले शुमारे में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।